हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज से हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। सर, ये तो आप हमेशा देखते रहते हैं हम लोग आपका। नया क्या है? ये नया असेसमेंट ईयर है। क्या है? नया असेसमेंट ईयर। दिस इज फॉर 2026 एंड 2027 असेसमेंट ईयर। यानी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में एग्जाम देंगे। अच्छा, यानी ये हमारा जो पूरे के पूरे आगे आने वाले समय में लेक्चर्स कवर होंगे, वो फाइनेंस एक्ट 2025, यानी वो बजट, वो यूनियन बजट जो फरवरी 25 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ना, दैट इज फॉर द प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26, यानी असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 26 टू 31 मार्च 27, इनके लिए ये कवर होगा। अच्छा सर, इसमें आप सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे? जी बिल्कुल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द लास्ट वन वी विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। क्या है इसमें? स्टार्ट किया जाए आज। जी, हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स होता क्या है? टैक्स को हिंदी में कहा जाता है कर। टैक्स का मतलब होता है कर। कर मतलब हाथ। संस्कृत में कर का मतलब हाथ होता है। एक हाथ दे, एक हाथ ले। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मुझे देश चलाना है, तो जाहिर सी बात है कंट्री चलाने के लिए गवर्नमेंट नीड्स मनी। दे जस्ट वांट टू हैव फंड्स। तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? क्या गवर्नमेंट कमाती है? नहीं, गवर्नमेंट कैसे कमाएगी सर? गवर्नमेंट कोई नौकरी नहीं करती, बिजनेस नहीं करती। पब्लिक सेक्टर के बिजनेस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतना बिजनेस नहीं करती कि पूरे इंडिया भर के लोगों को बैठा करके खिलाए। बैठो मेरे बच्चों, हम कमा रहे हैं ना, हम ही तुम्हारे माई बाप हैं। वही हाल जो हमारे घर में होता है, सेम वही हाल हमारे देश का भी है। जैसे हमारे घर में रहते हैं 8 से 10 लोग, कमाने वाले होते हैं 1 या 2 लोग। जरूरी नहीं कि वही कमाए और वही खर्च करे। जो घर के बुजुर्ग होते हैं, हो सकता है कंट्रोल उनके हाथ में हो, सारा पैसा ले करके फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करे। यहाँ घर का कोई एक बंदा उस पूरे घर को चलाता है, भले कमाने वाले 2 या 3 हो, लेकिन वो पूरा सपोर्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि जो कमाए वही खर्च करे। कंट्रोलर अलग हो सकता है। जो हमारे घर की सिचुएशन होती है वही देश के साथ भी होता है। जो ऊपर हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है देश को चलाने की। वही हमारे माई और बाप हैं। अच्छा, तो सर वो पैसा कैसे लेते हैं? वो लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और उसी पैसे को हमारे ऊपर यानी सबके ऊपर खर्च करते हैं। इसी को कहा जाता है टैक्स। और ये टैक्स कोई नई बात नहीं है, पुराने जमाने से चली आ रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लगान, रेवेन्यू, भूमि लगान, लैंड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? वही है। लगान क्या है? वही है। पहले जमाने में इसको लगान बोला जाता था और लोगों से टैक्स वसूला जाता था। वहां पर भी हिसाब किताब और मुंशी रहते थे। आज की डेट में भी वही है, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया, तरीका बदल गया। ये वही कर है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले 25, 50, 70, 80, 100 सालों में ही हम लोगों के देश में टैक्स चल रहा है, ना 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 ना, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो सर ये टैक्स गवर्नमेंट वसूलती है, कैसे वसूलती है? सिस्टम क्या है? 2 तरह के टैक्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दोनों में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क। इसमें जो कवर होता है वो होता है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और आज की डेट में
ये और ये दोनों खत्म हो चुके हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने इन दोनों को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर दिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसमें? इनकम टैक्स में। यानी हम लोग को आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स के नाम पर केवल अब पढ़ाई करनी है, किसकी? इनकम टैक्स की। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वहां पर आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स एक्ट या कस्टम्स लॉ, एक्साइज ड्यूटी, और भी कई सारे। पहले सर्विस टैक्स भी था, वैट भी था। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको खत्म कर दिया और इनकी जगह पर ले आई गवर्नमेंट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टैक्स के नाम पर हम लोग को जो स्टडी करनी है, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम लॉ। तो डायरेक्ट टैक्स में हमको अब केवल और केवल इनकम टैक्स की स्टडी करनी है और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हमको जीएसटी और कस्टम्स लॉ की स्टडी करनी है। इज इट क्लियर? अच्छा, दोनों में फर्क क्या है सर? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट हिट करता है और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट हिट करता है। जब आप नई शर्ट, नया पैंट या नया कपड़ा पहन करके अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं तो न्यू पिंच करके चिंगोटी काटते हैं सारे दोस्त। अब पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिलती है। अच्छा, उस चक्कर में हमें तो होता है दर्द। तो न्यू पिंच वैसे ही डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट हिट करता है, यानी जिसको झापड़ मारी जाएगी उसी को दर्द होगा। ये वो टैक्स है जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है, उसको अपनी जेब से पैसा निकाल कर देना होता है। वो डायरेक्ट हिट होता है, वो डायरेक्ट हिट होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है वो अपनी टैक्स का बर्डन किसी दूसरे के ऊपर नहीं दे सकता। यानी अगर मेरे ऊपर लगाया है तो आई हैव टू पे इट आउट फ्रॉम माय ओन पॉकेट। आई कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम एनी अदर वन पर्सन, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट टैक्स and it will impact directly to me or the person to whom it has been imposed. While in the contrary, indirect tax, खरीदा मैंने, खुशी दूसरे को हो रही है। वही बात यहां पर भी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सुख और दुख दूसरे को पता चलता है, डायरेक्ट नहीं पता चलता। जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है वो इस टैक्स बर्डन को किसी दूसरे को शिफ्ट कर सकता है। मींस द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। It is not necessary at all that the tax on whom it has been imposed is the person who bear the amount of tax actually. जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर ये टैक्स इंपोज किया जाएगा वो अपनी जेब से ही पैसा देगा, जरूरी नहीं। वो किसी दूसरे से इसको भरपाई कर सकता है। दिस इज द केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इंपोज किया जाए उसी को फर्क पड़ता है, उसको पता चलता है, आंसू उसी के निकलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं जिसके ऊपर इंपोज किया जाए ही इज द अल्टीमेट बियरर ऑफ दोस टैक्सेस। ही कैन ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट्स इट, दिस इज द केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसका कुछ एग्जांपल देंगे? एक बात बताओ, आपने पेन खरीदी है? हाँ। ये तो क्लियर हो गया ना, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ सर, चलिए मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से आपसे बात कर लूं, फिर हम अपने मुद्दे पर आएंगे, ठीक है ना? पहले हम आपके साथ थोड़ा गेम खेलते हैं। एक बात बताओ तुम, क्या आपने अब तक कोई टैक्स पेमेंट किया? नहीं सर, कमाते कहाँ हैं टैक्स पे करेंगे? अरे भाई नहीं, कोई टैक्स पे किया? नहीं सर, हम कहाँ कमाते हैं टैक्स पे किया? नहीं भाई नहीं, बहुत टैक्स पे किया है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक केवल टैक्स ही दे रहे हैं आप। सर मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं, जब बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो उस समय उआ उआ करके रो रहे थे, एक सुई लगाई गई थी, दवा खिलाई गई थी, हाँ या ना, डॉक्टर के पास। मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग योर पेरेंट्स वेयर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हर एक चीज पर टैक्स है। आप बिस्किट खाते हैं, आप पेन रखे हैं ना, पेन पर भी आपने टैक्स दिया है। आपके पास बैग है ना, स्कूल बैग जो बुक्स वगैरह के रखने के लिए, उस पर भी टैक्स दिया आपने। जो कपड़े आपने पहने उस पर भी टैक्स दिया आपने। जो कैलकुलेटर चला रहे हैं उस पर भी टैक्स दिया आपने। रोड पर चल रहे हैं तो रोड टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं तो व्हीकल टैक्स दे, आरटीओ का टैक्स दे रहे। मतलब
कोई भी चीज आप नजर उठा करके देख लो, मेकअप किया है ना, उस पर भी टैक्स दिया है, परफ्यूम लगाया है ना, उस पर भी टैक्स दिया है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं दिखेगी आसपास, आप ऐसे नजर घुमा लो, आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिस पर आपने टैक्स का पेमेंट ना किया हो। और जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं सर एक चॉकलेट दे देना 10 रुपए वाला, 10 रुपए के तुरतुरे दे देना, तो जब आपको 10 रुपए के तुरतुरे देता है ना, तो उस तुरतुरे में थोड़ा सा टैक्स भी निकाल लेता है। और आप ये नहीं पूछते इस तुरतुरे में कितना टैक्स है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता आपको। यू डायरेक्टली मेक द पेमेंट ऑफ ₹10 टू द शॉपकीपर एंड जस्ट ब्रिंग योर पैकेट एट योर होम। तो आपने जो पेमेंट किया, यू वोंट फील, उस पे लिखा रहता है, उस पेन पर या उस पैकेट पर लिखा रहता है MRP ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये जो वर्ड लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इट मींस द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज ₹10, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस। तो उस 10 रुपए में टैक्स भी शामिल होता है, आपने 10 रुपए दिया और घर ले आए। दैट्स वाई दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है सुन, मैं कहता हूँ सुना। तो उसने कहा टैक्स भरा क्या? हमने कहा नहीं, मैं कमाऊंगा तभी तो टैक्स भरूंगा। मींस जो कमाएगा वही टैक्स भरेगा। यहां कमाओ या ना कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हैं, यू आर जस्ट डूइंग स्टडी, बट यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस डेली। आप बस की जर्नी करते हो, रेलवे की जर्नी, कहीं पर भी आते हो, आप दिन भर टैक्स ही पेमेंट करते हो। यहां क्या है? गवर्नमेंट ने हमसे पूछा कमाते हो, मैंने कहा हाँ, तो टैक्स तो जो कमाएगा, जो जितना ज्यादा कमाएगा उससे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, जो जितना कम कमाएगा उससे उतना कम टैक्स लिया जाएगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशियो इकोनॉमिक। ये क्या है? ये क्या बला है भाई, सुने। किसी पर्सन के पास इतनी कमाई है, कितनी? इतनी कमाई यहां से स्टार्ट हुई। और किसी के पास इतनी, कोई ऐसा सेक्टर है, कुछ लोग यहाँ कमा रहे हैं, कुछ लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं। देखिए ना, कुछ लोग इतना कमा रहे हैं, कुछ लोग इतना कमा रहे हैं, कुछ लोग इतना कमा रहे हैं। हम लोग अभी दूर दूर तक कहीं नहीं है। ये कमाने वाले, गवर्नमेंट कहती है कि इस लेवल के ऊपर जो कमाएगा उससे हम टैक्स लेंगे। मींस बेसिक इसको हम छोड़ देंगे, इन लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर जितने लोग कमा रहे हैं विल स्टार्ट टू चार्ज टैक्सेस, और जो जितना ज्यादा कमाएगा उससे उतना टैक्स ले लेंगे। गवर्नमेंट करेगी क्या? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये अमाउंट गवर्नमेंट ने ऊपर का टैक्स के नाम पर निकाल लिया, सबसे थोड़ा 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 करके गवर्नमेंट ने सबसे निकाला। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं गवर्नमेंट ने इतना टैक्स ऊपर वाला निकाल लिया, ये, हाँ या ना? अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस अमाउंट को, इस अमाउंट को यहां ट्रांसफर करेगी, यानी इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगी लोगों के बीच में। जो कम कमा रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है, गैप पूरा करने की कोशिश करेगी। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, 100% इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100% तो कैपिटलिज्म है नहीं, 100% सोशलिज्म भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, डेवलपमेंट भी देखना है और लोगों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी देना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टैंडर्ड के ऊपर का पैसा निकाल लेती है और उसको गरीबों में बांट देती है या छोटे तबके पर बांट देती है। तो ताकि ये कुछ हद तक तो बराबर हो, पूरा तो बराबर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक बराबर हो। और इसी वजह से ये टैक्स लगाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। रॉबिन हुड है गवर्नमेंट, क्या है? रॉबिन हुड, अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने का जो काम करे वो रॉबिन हुड। पक्की बात,
क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? इसको हम लोग कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड दैट इज द मेन रीजन टू इम्पोज द टैक्स। वाइल इन द केस ऑफ द इंडायरेक्ट, अच्छा, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और इस केस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने कहा ना, कोई कमाए या न कमाए टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा है तो मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा। मैंने ये मोबाइल खरीदी है तो मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा दुकानदार से वो ब्रेड उठाना, ब्रेड ब्रेड कितने की ब्रेड है? कहा 10 रुपए की। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो ब्रेड उठाई। तब तक एक भिखारी आया मेरे ही बगल में खड़ा, उसने भी दुकानदार से कहा यही ब्रेड हमको भी चाहिए। हाँ, उसने भी दुकानदार से कहा ब्रेड दो। अब दुकानदार उस भिखारी से कितना लेगा? अगर उसने मुझसे 10 रुपए लिया है तो अब आप बताइए उस भिखारी से दुकानदार कितना लेगा? सर 10 रुपए। तो इसका मतलब उस 10 रुपए में जितना इनडायरेक्ट टैक्स मैं पेमेंट कर रहा हूं उतना ही एक भिखारी भी पेमेंट कर रहा है। उतना ही ज्यादा कमाने वाला और उतना ही कम कमाने वाला पेमेंट कर रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, दिल पे मत ले लेना, लेकिन हाँ यही होता है। और इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। कौन सा? इसमें अमीर गरीब जात पात नहीं देखी जाती, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, सबको बराबर माना जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। जबकि इनकम टैक्स में छोटे बड़े की बात होती है, जाति पाति होती है, मीन्स ये अमीर और ये गरीब। तो गरीब से टैक्स मत लो, अमीर से टैक्स लो, और किन में बांट दो? गरीबों में बांट दो। ये होता है। दोनों टैक्स सिस्टम का मतलब आपको समझ में आया होगा। सर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए तो कितना बढ़िया हो जाए, आता है ना सवाल दिमाग में कि सर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए तो बल्ले बल्ले। बात तो सही है। तो फिर जो गरीबों के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? भाई जो स्कूल के टीचर होते हैं, स्कूल या कॉलेज के टीचर या प्रोफेसर होते हैं, उनकी सैलरी तो लैक्स में होती है। वो कौन पे करता है? सरकारी स्कूल का सर, वो तो गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट कहाँ से देगी पैसा? अपनी जेब से कमाती है क्या? नहीं सर। तो क्या बच्चों को छोड़ दें या टीचर्स को छोड़ दें? पहले तो ये बताओ। दोनों को नहीं छोड़ सकते। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा स्कूल की बात कर लेते हैं। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो 9 10 11 12 तो बहुत मुश्किल 1.5 से 2 रुपए मेरी मंथली फीस लगती थी। अब मेरी मंथली फीस 1.5 से 2 रुपए लगती थी, शायद वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के तौर पर हमको, जब मैंने कॉलेज से आरसी लिया तो सारा का सारा, टीसी आरसी करे, टीसी लिया तो टीसी का सारा पैसा वापस हो गया विद इंटरेस्ट। जो भी मैंने 6 7 साल जमा किया था, 1.5 रुपए 2 रुपए हर महीने, वो सारा का सारा पैसा ब्याज सहित वापस मिल गया टीसी लेते समय। तो सोचो मैंने तो 1 रुपया पेमेंट नहीं किया। तो आखिर ऐसा कैसे? वही कि गवर्नमेंट, जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए टीचर मिल रहे हैं, वो 8 टीचर जो लाखों रुपए सैलरी दे रहे हैं, किस बच्चे को पढ़ा लेते हैं? और बच्चों से क्या 8 लाख रुपए सैलरी, 10 लाख रुपए, जो 8 टीचर मिल करके 10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, क्या वो 50 100 बच्चे मिल करके भी जमा कर सकते हैं महीने का? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, और मैनेजमेंट का तो अलग खर्चा है। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसी चीज की आप 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके आते हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही 1000 2000 5000 10,000 में आपका काम हो जाता है। आखिर ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी करती है, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज करती है, गवर्नमेंट उसका पेमेंट करती है, आपसे केवल नाम मात्र का चार्ज किया जाता है। अब क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट अगर टैक्स सिस्टम हटा दे तो सब कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, गवर्नमेंट का खुद का कल्याण हो जाएगा। और जबकि टैक्स लगाना कितना जरूरी है आपको समझ में आना चाहिए। सर काम चल सकता है बिना गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल के, बिना रोड के काम चल जाएगा, बिना नाले के काम चल जाएगा। नाला नहीं चाहिए घर के बाहर, सीवरेज सिस्टम नहीं चाहिए घर के बाहर और रोड तक, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ब्रिज नहीं चाहिए, डैम नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपको? इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। मीन्स आपकी डिमांड तो तमाम है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? इन्हीं सब चीजों से आएगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से।
तो मुझे अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट टैक्स क्यों वसूलती है और गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम खत्म नहीं कर सकती। ये तो बल्ले बल्ले हो गया। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं कि सर हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। और मैंने ये बताया ये जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है उसी को हिट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे को शिफ्ट किया जा सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। अगर हम बात करें जीएसटी की, 2 मिनट, केवल 2 मिनट। ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है और ये आप हैं, और आप हैं कस्टमर। कष्ट है कि नहीं? अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज 100 रुपए थी, उसमें 50 रुपए अपना प्रॉफिट और टैक्स जोड़ा, 150 रुपए ले लिया। किससे? होलसेलर ने। 150 रुपए दिया होलसेलर ने किसको? मैन्युफैक्चरर को। इसमें इसने अपना 50 रुपए जोड़ा और 200 रुपए किसको बेचा सामान? आपको। आप क्या करेंगे? 200 रुपए किसको दे देंगे? होलसेलर को। पक्की बात है ना? तो इसका मतलब जो भी टैक्स पे किया होगा होलसेलर ने, उसने तो अपना आपसे वसूल लिया, क्योंकि उसने तो आपको सामान 200 रुपए में दिया। उसकी जेब पर तो टैक्स लगा ही नहीं, क्योंकि जो भी टैक्स उसने दिए थे उसने आपसे वसूल लिए। और होलसेलर से सारा का सारा जो अमाउंट टैक्स का चार्ज किया था मैन्युफैक्चरर ने, वो सारा का सारा होलसेलर से वसूल कर लिया। यानी मैन्युफैक्चरर ने टैक्स वसूला होलसेलर से और होलसेलर ने टैक्स वसूला कस्टमर से। अब कस्टमर तो घर पे आएगा, पेन यूज करेगा, कॉपी यूज करेगा या खाना खा लेगा, वो किससे वसूल कर पाएगा? वो वसूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर है एंड ही हैज टू बी अमाउंट ऑफ टैक्सेस अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली जो हमारा कंज्यूमर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये अपनी जेब से पे ऑफ करता है। जो इसके पहले की पूरी चेन और सर्किल चलती है वो टैक्स को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि पहला बंदा दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से। आप भी अगर अपने दोस्त को ये 200 रुपए का सामान दोस्ती के नाम पर 200 में भी दे देंगे ना, कि चल दोस्त तू क्या याद रखेगा, मैं 200 रुपए का सामान अपने लिए ले आया, तू ही ले ले 200 रुपए में, तो इसका मतलब आपने भी सारा का सारा टैक्स वसूल लिया अपने दोस्त से। बात समझे? कौन बर्दाश्त करेगा? फिर वो दोस्त बर्दाश्त करेगा जो लास्ट में उस चीज को कंज्यूम किया है। बात समझ में आई? कुल मिलाकर के ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मैंने कमाया 10,000, गवर्नमेंट ने कहा ला 2,000 रुपए देना पड़ेगा, मैं कहां से वसूल कर पाऊंगा? दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं और इसको हम लोग रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ चेक टैक्स मीनिंग। Direct taxes are the taxes in which the incidence and impact falls on the same person. Yes sir. Direct tax progressive in nature. Yes sir. इसमें टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है या वेल्थ निकाली जाती है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और लेवी और कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेम पर्सन। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बता दिया, हो गया। यस सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये अलग अलग लोगों पर पड़ता है। इम्पोज किसी और पर करते हैं, बर्दाश्त कोई और करता है। चार्ज किया मुझ पर, मैंने वसूल लिया, दो अलग अलग लोगों को हिट करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, बता तो दिया सर आपने। कहां पे चार्ज किया जाता है? गुड्स के परचेज और सेल पर, सर्विसेज के देने और लेने पर, कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है, बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, हो गया, काम खत्म। तो आपको हमने एक चीज तो बता दी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यानी टैक्स स्टार्ट करने के पहले ये जानना तो जरूरी था व्हाई टैक्सेस आर देयर। अब हम बात करेंगे केवल और केवल इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स ढंग से सुनेंगे। इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम 1860। ओके, काफी साल बीत गए, तब से कई बार कानून आए और कानून बदल गए। अब तो ये याद रखें, आप जो पढ़ रहे हैं ना आज की डेट में, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या पढ़ रहे हैं? क्या बोला मैंने? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप खुश हो लो या रो लो, क्यों? क्योंकि ये इस साल इस टैक्स, अब ये इतिहास बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा। अब ये टैक्स
जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, ये हिस्ट्री बनने जा रहा है और इसके आप गवाह हो। आप इसके लास्ट बैच के बैचमेट हो। इसके बाद कोई भी स्टूडेंट 2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से 2027 से ये आपका जो टैक्स सिस्टम है, ये प्रीवियस ईयर मैं एक बार बता दूं, 25-26 यानी असेसमेंट ईयर, अभी नहीं समझ में आएगा, 2 मिनट में जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा टैक्स सिस्टम आ गया है, आने वाला नहीं है, आ चुका, इनकम टैक्स एक्ट 2025, पूरी बाबा, और ये आपका टैक्स ईयर 26-27 के लिए रहेगा, क्योंकि अब वर्ड्स भी चेंज हो गए काफी हद तक। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपके लिए नॉर्मल भाषा का यूज कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर 26-27 के लिए लगेगा और असेसमेंट ईयर 27-28, जबकि अब ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे हमारे नए टैक्स सिस्टम में, इसके बदले हम लोग टैक्स ईयर बोलेंगे। ठीक है ना? तो अब आपका आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देंगे, 2027 एग्जाम, उनके लिए एप्लीकेबल होगा नया वाला लॉ। पक्की बात है? तो आपके लिए कौन सा है? 25-26 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27, और ये एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2025 जो आपके लिए चल रहा है। गॉट इट? तो ये जो था 1860 में, फिर 1920 था, फिर 1961 आया, मतलब अब लॉ फिर से चेंज हुआ। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, लेकिन ये आप जो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही की ही स्टडी करेंगे। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे। अब लॉ, मैंने क्या कहा, आप लोग किसकी स्टडी करते हैं? लॉ की स्टडी करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ द एक्ट ओनली, वी डू द स्टडी ऑफ लॉ। हम लॉ की स्टडी करते हैं। लॉ मीन्स क्या सर? लॉ और एक्ट में फर्क होता है जी। लॉ बताता है कि आप इनकम टैक्स एक्ट की स्टडी करेंगे। हाँ, एक्ट का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये एक्ट होता है। एक्ट का मतलब ये होता है करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। दूसरा आप पढ़ेंगे इसी में ही इनकम टैक्स रूल्स 1962, हाउ टू डू, क्या कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, ये बताता है। व्हाट टू डू मीन्स क्या करें और क्या ना करें, डू एंड डोंट्स, इनकम टैक्स एक्ट। हाउ टू डू ये बताता है इनकम टैक्स रूल्स। काम करने का तरीका क्या है वो रूल्स बताएगा। एक्ट बताएगा क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो रूल्स बताएगा। अच्छा, इसके अलावा कोर्ट जजमेंट, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं ना, उनके साइटेशंस भी हम लोग को देखने पड़ते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो नॉर्मल बेंचेस होती हैं, देखेंगे कौन कौन से कमिश्नर वगैरह की। ठीक है, कोर्ट जजमेंट्स, इनकी भी स्टडी करनी पड़ती है। लॉ डजंट मीन्स ओनली एक्ट, लॉ इंक्लूड्स एक्ट, लॉ इंक्लूड्स रूल्स, लॉ इंक्लूड्स कोर्ट जजमेंट, लॉ इंक्लूड्स नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स, एक्सप्लेनेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होता है? साल के बीच में अचानक कोई गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज किया, एक्ट या रूल्स में कोई बदलाव लाया, तो वो नोटिफिकेशंस के थ्रू आता है। उसके लिए अब साल भर का इंतजार नहीं करेंगे, आएगा अगला साल आएगा उसमें हम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। वो नोटिफिकेशंस के थ्रू चेंजेस ला सकते हैं। सर्कुलर्स, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्कुलर जारी करता है, ऑफिशियल सर्कुलर होते हैं,
नोटिसेस होती हैं कि इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। एक्सप्लेनेशन, कभी कभी कोई वर्ड्स के ड्यूअल मीनिंग निकलते हैं या प्रॉपर मीनिंग नहीं निकालता, तो गवर्नमेंट वहां पर एक एक्सप्लेनेशन जारी करती है, एक्सप्लेनेशन। तो केवल आपको ये सोचना कि हमको केवल इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना, ना 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 ना, आपको एक्ट भी पढ़ना है, रूल भी पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट मैंने बताई 2025 पढ़ ही रहे हम लोग, सर्कुलर नोटिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस, लीगल डिसीजंस भी पढ़ते हैं। ये सब मिला करके इन टोटलिटी इट बिकम्स लॉ। तो हम लोग वी आर जस्ट गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, नॉट ओनली इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इज अ नैरोअर वर्ड, जबकि हमको ब्रॉडर सेंस में इसका सेंस निकालना चाहिए। हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। एक्ट बन गया एक, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इसके जो रूल्स इफेक्टिव हुए ना, वो हुए इनकम टैक्स रूल्स 1962। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया होगा, तो इसका प्रीवियस ईयर रहा होगा 61 62। अरे बोलो ना, पहला साल। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या रहा होगा सर? इसका असेसमेंट ईयर रहा होगा 62 63, यानी पहली बार 1 अप्रैल 62 को। अब सर ऐसा क्यों? 1 अप्रैल 62 को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट को इस टैक्स से कुछ टैक्स मिला, इस एक्ट से कुछ टैक्स मिला, फर्स्ट टाइम। क्योंकि 61 62 में गवर्नमेंट ने कहा कमाओ 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 कमाओ, जितना कमाना हो कमाओ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ढंग से सुनेंगे, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं दिन भर कमाऊं, थक जाऊं, निढाल हो करके घर जाऊं, जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचूं एक आदमी घर के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था, पलके बिछाए इंतजार कर रहा था कि वो आएगा, हमें कुछ टैक्स का अमाउंट दे जाएगा। दिन भर जितने चोट्टे ने कमाया, हमको बोलता है, मन में उसके था, दिन भर चोट्टे ने जितना कमाया शाम को टैक्स वसूलूंगा और सरकार को दे दूंगा। अब वो ऑफिसर था, मैं घर पहुंचा थका हारा, उसने मुझे घर के अंदर घुसने से मना किया, कहा सुनो, जितना कमाए हो दिन भर में उसका 20% दे दो। मैंने कहा ये हफ्ता वसूली कब से होने लगी सरकार की ओर से? अब अगले दिन मैं फिर आया, फिर वो वसूला, फिर आया, फिर वसूला। एक दिन लगा गुस्सा, चाकू गुप्त से दे मारा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसा कौन करता है भाई? न दिन महीने साल, अरे भैया छोड़ दो ना दिन को, हफ्तों को छोड़ दो ना, महीनों को छोड़ दो ना, एक साल में एक बार हमसे टैक्स ले लो, हमको कमाने दो, जितना मैं कमाऊं कमाने दो साल भर। साल भर मैंने पूरा कमाया और उसके बाद आप हमसे टैक्स लो ना अगले साल, कौन मना कर रहा है? इस पूरे साल में जितना कमाया कैलकुलेशन करवाओ ना हमसे, और जैसे ही साल खत्म हो जाए उसके बाद टैक्स लो ना हमसे। अब समझ में आई बात? तो जिस साल हम कमाते हैं उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और इसका टैक्स हम अगले साल कैलकुलेट करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। उस इनकम का असेसमेंट करना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द असेसमेंट ऑफ एनी इनकम इमीडिएटली, डे बाय डे और वीकली। और ये बहुत ही हौच पौच वाला सिस्टम हो जाएगा किसी के लिए भी इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करना। तो गवर्नमेंट ने कहा पूरे साल कमाओ और उसके बाद अगले साल टैक्स दो। इसका मतलब ये नहीं अगले साल हम कमाएंगे नहीं, अगले साल भी मेरी नौकरी जारी है। मान लो प्रीवियस ईयर 62 63 में मैंने कुछ भी कमाया, तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 63, हाँ है ना, और एंड होगा ऊपर वाले का 31 मार्च 63, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च 64, ऐसे। तो कहने का मतलब ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट पहली बार आया था, पहली बार आया था, तो आया होगा 1 अप्रैल 1961 से, लेकिन उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पहली बार मिला होगा 1 अप्रैल 62 से। इफेक्टिव एप्लीकेबल फ्रॉम कब से हो गया? 1 अप्रैल 62 से। इफेक्टिव एप्लीकेबल कब से हुआ? आया तो 61 में, लेकिन इफेक्टिवली उसका हमको यानी गवर्नमेंट को पैसा कब से मिलना स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 62 से। गवर्नमेंट जो हर साल, अब ये चलता गया, चल रहा है हर साल,
इस साल का अगले साल का उसके अगले साल, उसके अगले साल जो कमाएंगे उसके अगले साल देंगे। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर 2021-22, तो इसमें जो कुछ भी कमाएंगे अगले साल भी तो कमा रहे होंगे। हाँ सर, 22-23 में भी हम कमा रहे होंगे और 23-24 में भी मैं कमा रहा हूँ, हाँ या ना। तो इस प्रीवियस के लिए जो असेसमेंट ईयर होगा वो अपने आप 22-23 हो जाएगा। देखो ना, जहां ये खत्म होता है उसका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। साथ साथ हम उस ईयर में कुछ कमा भी रहे होते हैं, तो जो कमा रहे हैं उसका टैक्स हम अगले साल देंगे और इस साल जो कमाएंगे उसका टैक्स हम अगले साल देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई। इसी को हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का नाम देते हैं। लेकिन अब चूंकि टैक्स सिस्टम चला आ रहा है, तो गवर्नमेंट हर साल अपना एक बजट बनाती है। बजट के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्स बढ़ाया जाए, घटाया जाए, किसको कितना बेनिफिट दिया जाए। यूनियन बजट, आम बजट आप लोगों ने भी सुना होगा। तो गवर्नमेंट चेंजेस लाती है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है, इकोनॉमी को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए, नीड्स को देखते हुए, हाँ या ना। सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट है या बैलेंस बजट है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करके आपसे कमाने के लिए सोचती है। अब जो भी चेंजेस आएंगे कानून में, इसमें 22-23 में जो भी चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट उससे पहले ही आपको बता देती है। ऐसी बात है, जो चेंज आने वाला है गवर्नमेंट पहले ही आपको बता देती है, फरवरी में ही बता देती है। 1 फरवरी 22 को गवर्नमेंट ने यूनियन बजट पेश किया और आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, बता दी। 1 फरवरी को जो आएगा बजट, उसको हम लोग नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट 22। क्या है? फाइनेंस एक्ट 22। और ये फाइनेंस एक्ट 22 कब से एप्लीकेबल होगा? इस प्रीवियस ईयर पर एप्लीकेबल होगा, पक्की बात है। और ये असेसमेंट ईयर इसके लिए एप्लीकेबल है। अब तो क्लियर हुआ। फाइनेंस एक्ट आता है, यूनियन बजट जैसे ही आता है उसके 1 महीने बाद से वो एप्लीकेबल हो जाता है, यानी अप्रैल से। और पूरे साल भर तक चलता रहता है, हम कमाते रहते हैं, हमें मालूम होता है जो हम कमा रहे हैं इस पर टैक्स किसके हिसाब से देना है, इस फाइनेंस एक्ट के हिसाब से देना है। कब देना है? अगले साल देना है। ये भी क्लियर हुआ। तो फाइनेंस एक्ट, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, तीनों क्लियर हुए मैटर? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डेफिनेशन बताओ प्रीवियस ईयर की, तो इसके लिए डेफिनेशन दी है सेक्शन 3 में। किसमें दी है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है। प्रीवियस ईयर मींस, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो फिर मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर को डिफाइन करिए। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर which is immediately preceding of the assessment year। अरे 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 सर, क्या 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 बोल गया? फिर से बोलिए, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे टिंग टिंग। Previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year. Previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year, जो बिल्कुल assessment year के पहले वाला साल। Previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year. Previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year। अब क्लियर हुआ? ये सिस्टम। वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई। हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? नामकरण। एक्ट कभी भी अपने दायरे के बाहर नहीं जा सकता। आप इंसान हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक्ट, उसकी भी जीवन गाथा होती है। एक्ट की भी जीवन गाथा होती है।
कंपनी लॉ पढ़ ले, इनकम टैक्स पढ़ ले, जीएसटी पढ़ ले, हर एक्ट की अपनी एक राम कहानी है, एक जीवन गाथा है। जिस तरह आप पैदा हुए, आपका नामकरण किया गया, आप बड़े हुए, पढ़ाई करने लगे, कुछ और बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, कमाने लगे, बूढ़े हुए, खत्म। इन द सेम वे एक एक्ट भी जब बनता है उसका नामकरण होता है। 2 मिनट के लिए सपोज करो मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए, इनकम टैक्स को 2 मिनट के लिए केवल समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इनकम कंपनी लॉ है, कंपनी का नामकरण मतलब कंपनी एक्ट बना, उसका नामकरण। मैंने कहा कोई भी एक्ट अपने दायरे के बाहर नहीं जा सकता, अपने एक्ट के बाहर नहीं जा, उसका नामकरण भी उससे पूछ कर रखा जाता है। आपका नाम आपसे पूछ कर नहीं रखा गया, लेकिन एक्ट का नाम एक्ट से पूछ कर रखा जाता है। बता तेरा नाम है क्या, तो बोलता है मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट। कहाँ लिखा है, वो सेक्शन 1 में लिखा है, उसी एक्ट में लिखा है कि मेरा नाम ये है। जैसे हम आपसे पूछते हैं आपका नाम पता, इंट्रोड्यूस करो सब कुछ, वैसे ही ये भी बताता है। सेक्शन 1 में हमेशा नॉर्मली इसको कहा जाता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, तो जिस तरह कंपनी बनी, कंपनी कैसे बनती है सर, उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद कंपनी बन जाती है, उसमें पैसा कैसे आता है, ऐसे 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 पैसा आता है, उसके मेंबर्स बनते हैं, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। कंपनी चलती कैसे, फिर मीटिंग्स होती हैं, रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। हाँ या ना, सारी कहानी एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में है। और उसके बाद अगर कंपनी काम नहीं कर रही तो कंपनी को बंद करना पड़ता है। तो शुरुआत हुई बनने से और खत्म हो रही है बंद करने से। इन द सेम वे इनकम टैक्स भी जब शुरू में बनता है, पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, नामकरण हो गया। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीजों को कवर किया जाएगा, किस किस तरह की इनकम पर टैक्स लगेगा, उनको कैटेगराइज किया जाएगा, कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कौन कौन से रिलीफ दिए जाएंगे, किस तरह से आपकी इनकम का कैलकुलेशन होगा, आपको अपनी इनकम का रिटर्न कैसे भरना है। देखो ना, लाइन से पूरा रिटर्न भरना है तो कैसे भरना है, नहीं भरा तो आगे कंसेक्वेंसेस क्या होंगे, रिटर्न भरा अगर सही नहीं भरा तो आगे कंसेक्वेंसेस क्या होंगे, रिटर्न भरा ही नहीं तो किस तरह के पेनाल्टीज और इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। वो सारी चीजें धीरे धीरे लाइन से चलती जाएंगी और लास्ट में पेनाल्टी पर जाकर के दंड। ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे। तो कोई भी एक्ट बड़े ही सिस्टम से बनता है, एक लाइन से शुरू होता है, एक फ्लो में चलता है, आगे बढ़ता चला जाता है, जस्ट लाइक अ स्टोरी। अब मैं आपके सामने इतनी मोटी एक किताब रख दूं और उसको मैंने कहानी की तरह बिल्कुल लिख दिया, उसको मैंने बिल्कुल पार्ट में, पैराग्राफ में कुछ नहीं तोड़ा, और अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं बताओ ये चीज कहां लिखी है, लगे आप पन्ने पलटने, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन वही चीज अगर मैं छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट लूं, उन चैप्टर्स को छोटे छोटे सेक्शंस में बांट लूं, उन सेक्शंस को छोटे छोटे सब सेक्शंस में बांट लूं, कोई भी स्टोरी, आप कोई भी बुक देख लीजिए, आप अभी 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 कोई भी किताब पढ़ते हो तो पहले आप इंडेक्स पलटते हैं, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन, और आपको पता चलता है किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। इन द सेम वे ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इतनी मोटी स्टोरी है। अब उसको स्टोरी को एज सच रख दिया जाए नॉवेल की तरह, नॉवेल भी होते हैं तो सेक्शंस में बटे होते हैं, मतलब ये चैप्टर ये चैप्टर, उस चैप्टर में भी पैराग्राफ्स होते हैं, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। और स्टोरी बड़ी ही धारा प्रवाह होती है, फ्लो में लिखी रहती है। यहां पर भी वही है। तो आपको एक तो चैप्टर्स बांटे हुए हैं, उन चैप्टर्स को फिर कैटेगराइज किया गया है हेडिंग्स में, सेक्शंस में, फिर सब सेक्शंस, फिर क्लॉजेस में, फिर सब क्लॉज में। अब बात समझ में आई, ताकि कोई भी चीज याद रहे। जैसे मैंने कहा सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का है, मैंने क्या बोला, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का है। अब आप तुरंत सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन सर आपको तो याद है, कैसे याद है, अरे हमको तो सब याद है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विमेन टू। सर सेक्शन 60 क्या होता है मुझे मालूम है, सेक्शन 55 क्या होता है मुझे मालूम है। देखो ना, वो चीजें छप चुकी हैं, लेकिन अगर वो स्टोरी वाइज में एक लाइन से कहानी भी होती तो मुझे भी नहीं पता चलता कौन सी चीज कहाँ है, हौच पौच में मर जाता आदमी। हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, किसी भी चीज को कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। याद हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल याद हो जाएंगे।
सेक्शन 1 क्या कहता है? दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर सेक्शन 1। क्या था सर? फिर से एक बात बताइए, बोलो मेरे संग। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, हाँ, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, क्योंकि पहली बार सरकार को टैक्स 1 अप्रैल 1962 से मिला होगा, इफेक्टिवली असेसमेंट ईयर का पहला दिन। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी पूरे इंडिया पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। आपका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ रहते हो, सब कुछ बता दिया इसने। हो गया? अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो आप चाहे कंपनी लॉ उठा लो, चाहे जीएसटी उठा लो, चाहे इनकम टैक्स उठा लो, कोई भी लॉ उठा लो, नॉर्मली सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है। सेक्शन 2 ऑलवेज डिफाइंस द थिंग्स, जो आगे चल करके टर्मिनोलॉजी आती है उसको पहले ही डिफाइन कर लेता है। इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब इससे लेना, इसका मतलब इससे लेना। सेक्शन 2 बेसिकली डिफाइंस, और सेक्शन 2 कई सब क्लॉजेज में, कई क्लॉजेज में डिफाइन होता है, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, इस तरह से होता है। जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है वो एक पर्सन पर किया जाता है। किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? पर्सन के ऊपर चार्ज किया जाता है। क्या चार्ज किया जाता है? इनकम टैक्स। किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? पर्सन के ऊपर। हाँ या ना? पर्सन कितने तरह के होते हैं? 7 तरीके के होते हैं। कहाँ दिया है? इसको दिया है 231 में। कहाँ डेफिनेशन दी हुई है पर्सन की? सेक्शन 231 में डेफिनेशन दिया है। सर कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7 तरीके के पर्सन होते हैं। किसी को नहीं बख्शा गया है। इंसान तो इंसान, और भगवान को भी नहीं बख्शा गया 31 में। यानी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर होते हैं, दे आल्सो आर द पार्ट ऑफ द पर्सन। दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस आल्सो इफ दे अर्न समथिंग। ठीक है ना? तो इसका मतलब भगवान और इंसान सबको बराबर कर दिया गया है यहाँ पर। सेक्शन 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया है 7 तरीके के हैं। इंडिविजुअल, जैसे हम, आप, मैं क्या हूँ? इंडिविजुअल। आप क्या है? मैरिड। नहीं सर, यहाँ इंडिविजुअल मैरिटल स्टेटस की बात नहीं हो रही, रिज्यूमे नहीं बनाया जा रहा। यहाँ हम भी इंडिविजुअल, मेरी वाइफ भी इंडिविजुअल, मेरे बच्चे भी इंडिविजुअल, आप भी इंडिविजुअल, वो बगल में जो बैठा है वो भी इंडिविजुअल, सारे लोग इंडिविजुअल है। इंडिविजुअली वी आर इंडिविजुअल इन द आईज ऑफ द लॉ। तो हमारा पहला है सेक्शन 231, जो आपको याद रखना है। पर्सन की डेफिनेशन बताई गई है, 7 तरीके के पर्सन होते हैं इंडिविजुअल। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप फॉर्म, फर्म यू कैन से। AOPBOI, assessment of association of person and body of individual। कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मैं फिर से बोलता हूं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मैं फिर से बोलता हूं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये 7 तरीके के पर्सन होते हैं। ये कहाँ डिफाइन किए गए हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। सर पर्सन को ही टैक्स देना पड़ता है? हाँ, जिसको टैक्स देना पड़ता है उसको कॉमनली कहा जाता है एसएससी, करदाता। उसको कॉमनली हम लोग कहते हैं एसएससी, द पर्सन टू हुम द टैक्स ऑब्लिगेशंस आर देयर। भले ही उसने टैक्स दिया नहीं दिया, उसकी इनकम टैक्सेबल है, अगर उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो भी हम उसको एसएससी ही बोलेंगे। तो एसएससी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में बताया गया है। मैं सब सेक्शन ही बोल रहा हूँ, सब क्लॉज ना बोल करके, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट होम प्रोसीडिंग अंडर द टैक्स हैज बीन इनिशिएटेड। हाँ या ना? तो कोई भी पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसे हम एसएससी का नाम दे देंगे। Of his income or the income of any other person in respect of which he is accessible, or of the loss sustained by him or of any other person of the amount of refund due to him or the to such other person may be called as an SSG। अभी इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। क्यों? ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं बता रहा, क्योंकि आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ। एसएससी का मतलब केवल इतना लेकर चलना है, कोई भी पर्सन जिसका इस एक्ट से नाता जुड़ गया ऐसे, वो एसएससी है।
बस सीधी सी बात ये समझ लो। अब चाहे रिफंड की बात कर लो, चाहे लॉस की बात कर लो, चाहे किसी दूसरे पर्सन की इनकम इंक्लूड करने की बात कर लो, चाहे मेरी इनकम की बात कर लो, चाहे मैंने रिटर्न भरा हो या ना भरा हो, कुछ भी कह लो, अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इनिशिएट हो चुकी हैं, देन आई विल बी ट्रीटेड एज एन सिटीजन। मेरी बात समझ में आई होगी। यह है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सेक्शन 231 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, पर्सन की डेफिनेशन में है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। प्रीवियस ईयर को हमने डिफाइन कर दिया। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर। अब फिर से वापस आते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं ए टू जेड सारे पॉइंट्स कवर करूं। हो सकता है कि कुछ न कुछ चीजें बीच में स्किप हो रही है, गैप आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, वो मुझे पता चल रहा है। Because I know very well that what is to be covered right now and what will be covered in future. I know very well. तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत न हो। मैंने कहा पर्सन की डेफिनेशन है, पहला होता है इंडिविजुअल, जैसे मिस्टर राकेश हो गया, मिस सुनीता हो गई, कोई भी, ये इंडिविजुअल्स हो गए। पक्की बात है। एचयूएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये क्या बला है? सांझा चूल्हा, ज्वाइंट फैमिली, यानी ये मिस्टर एक्स है, ये इसकी वाइफ है वाई, दोनों के दो बच्चे हैं पी एंड क्यू, ये मिल करके बनाते हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये मिल करके बनाते हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनके पास अपनी अलग अलग एसेट होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, इनकम होगी, लेकिन इनके पास इनके फोर फादर्स की भी कोई प्रॉपर्टी चली आ रही होगी इनहेरिटेंस में, चली आती है ना, पिताजी से बच्चों को, बच्चों से उनके बच्चों को, तो वहां से भी हो सकता है कुछ इनकम अर्न हो रही हो। तो उस इनकम को हम लोग एक अलग सिस्टम से टैक्सेबल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ना इसकी इनकम, ना इसकी इनकम, ना इसकी इनकम, ना इस पूरे फैमिली की इनकम। हाँ या ना, इसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दो तरह से देखा जाता है। कितने तरह से? दो तरह के एचयूएफ होते हैं इंडिया में। एक होता है मिताक्षरा संप्रदाय, एक होता है दाय भाग संप्रदाय। मिताक्षरा संप्रदाय नाम से ही पता चल रहा होगा, मित्र यानी, और दूसरा है दाय भाग संप्रदाय, नाम से ही पता चल रहा होगा दया, नाम से ही पता चल रहा होगा दया। और यहां पर जो एक फील आ रही होगी मिताक्षरा की, वो मित्र। ये दो सिस्टम क्या है? मिताक्षरा संप्रदाय में क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और रोना शुरू करता है, उआ उआ, तो इसका मतलब वो रो रहा है क्योंकि उसको उसके परिवार में अपनी जमीन का हिस्सा चाहिए। वो पैदा होते ही जमीन का बंटवारा करना चाहता है। मैं पैदा हो गया, मुझे मेरा हिस्सा दो। क्या बोलता है? मुझे मेरा हिस्सा दो। तो अगर कहीं पर कोई बच्चा जैसे ही पैदा होता है, आइडेंटिटी में आता है, प्रॉपर्टी में उसका इक्वल राइट बन जाता है, उसको हम कहते हैं मिताक्षरा सिस्टम। दूसरा होता है दाय भाग संप्रदाय, जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक मुंह पे उंगली रखो, खबरदार जो कभी कुछ बोला तो। ये प्रॉपर्टी पिताजी की है, पिताजी के जाने के बाद ही बच्चों में बटेगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। जब तक जीना है पिताजी की दया पर जियो।
तो यहाँ भी बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मुझे तो मिताक्षरा में पैदा होना चाहिए था। अब आप बताओ 2 मिनट के लिए, आप किस सिस्टम में हो, मिताक्षरा में या दाएं भाग में? ओहो बता दो, आप किस सिस्टम में हैं, मिताक्षरा में या दाएं भाग में? कंफ्यूजन है ना सर, हम लोग दाएं भाग में हैं ना। आप लोग सारे के सारे लगभग लगभग वेस्ट बंगाल और असम के को छोड़ करके सारे लोग रेस्ट ऑफ इंडिया मिताक्षरा संप्रदाय में आता है। यानी वेस्ट बंगाल और आसाम के ही स्टेट में ये सिस्टम है कि बच्चा आता है वो तब तक जब तक उसके पिताजी जिंदा हैं तब तक उनके रहमो करम पर ही जिंदा रहेगा, यानी वो प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले सकता। और आप मिताक्षरा संप्रदाय के लोग पैदा होते ही प्रॉपर्टी में हक मांग सकते हो, पैदा होते ही। तो आज घर जाना और ये बोल कर देखना, 2 कंटाप इधर से 3 लफाड़े इधर से, पढ़ने पक्के हैं, बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हाँ आपको ये चीजें जाननी चाहिए। क्लियर हुआ? आते हैं तीसरे की बात करते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म। हम यहां बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। अब लोग कमाने के तरीके अलग अलग कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल बन करके कमाएगा, कोई एचयूएफ बन करके कमाएगा, कोई पार्टनरशिप फर्म बना लेगा। तो गवर्नमेंट कहती है भैया तुम कमा रहे हो ना, यू आर अ पर्सन, अब चाहे नाम कोई भी दे दो, अलग अलग कमाओ, फैमिली बनाकर कमाओ, या पार्टनरशिप फर्म बना लो, कमाओ। पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली एग्रीमेंट की तरफ या इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाई जाती है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइनल होता है। अगर ये 2 कंडीशन फाइनल हैं तो पार्टनरशिप फर्म शैल बी असेस्ड एज सच, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा, दैट्स इट। लेकिन कई लोग कहते हैं हम पार्टनरशिप में तो हैं लेकिन एग्रीमेंट नहीं है। मतलब क्या बात है भाई, एग्रीमेंट नहीं है मतलब कमा रहे हो ना, हाँ, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है ना। हम लोग पार्टनरशिप में हैं लेकिन कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम ही नहीं है, हैं? ये कौन सी बला होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मालूम है? मतलब आप सरकार को धोखा देना चाहते हो, कमा भी रहे हो, पार्टनरशिप भी है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप भी है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वांट टू चीट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहीं हम एओपी बीओआई को भी मान लेते हैं भाई, क्या पर्सन, आप कुछ भी कर लो, आप अगर पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं टैक्सेबल हो, आप पार्टनरशिप है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो उस केस में हम आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर हम कैसे समझ में आएंगे मैं आपको बताता हूँ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी, ये केवल इंडिविजुअल हैं, 3। तो इसको हम कहेंगे पार्टनर अगर काम कर लो लेकिन पार्टनरशिप कौन नहीं बाइंड होगा, तो इसको कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या हो सकता है? मिस्टर ए है, मिस्टर्स ए बी एंड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म। आगे बात था मिस्टर्स एक्स वाई एच एफ बी है। अब ये तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ, क्या ये इंडिविजुअल है ना? क्या ये इंडिविजुअल है ना? यानी इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई उस पार्टनरशिप फॉर्म में आ गया तो हम उसको एओपी मान सकते हैं, यू कैन से सो। तो अब काम बड़ा आसान है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल केवल इंडिविजुअल 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 इंडिविजुअल, बॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअल के अलावा कोई और भी आ गया। बात समझ में आई? तो पहला था इंडिविजुअल, दूसरा है एचयूएफ, तीसरा है फर्म, फोर्थ है एओपी बीओआई, फिफ्थ है कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी बना करके भी आप कमा सकते हो। गवर्नमेंट ने कहा हम इसको क्या मानेंगे, पर्सन मानेंगे। कमा रहे हो, कंपनी बनाकर कमा रहे हो, तो कंपनी को भी पर्सन हम मान लेंगे। लोकल अथॉरिटी, क्या कोई यही लोग कमाएंगे? गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, म्युनिसिपल है, कॉरपोरेशंस हैं, यूपीएसआरटीसी है, क्या वो नहीं कमाते हैं? कमाते हैं। तो लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं वो भी कमाती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम उनको नहीं छोड़ेंगे, आपको भी क्यों छोड़ें? जो कमाएगा वो टैक्स देगा, दैट्स इट। क्या रिलैक्सेशंस और कंसेशंस मिलेंगे, दैट इज सब्जेक्ट मैटर, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। हम यहाँ पर वो डिस्कशन करने नहीं बैठे, बट यस यू आर द पार्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इफ यू अर्न समथिंग। तो आप चाहे इंडिविजुअल बन के कमाओ, एचयूएफ बन के कमाओ, फर्म बन के कमाओ, एओपी बीओआई बना करके कमाओ, कंपनी बना करके कमाओ, और लोकल अथॉरिटी बनाकर कमाओ, हम आप लोगों पर टैक्स लगाएंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे भागने का। और तो और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और जुरिडिकल पर्सन। दो पार्ट में आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है और जुरिडिकल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन, इंसान तो इंसान, भगवान को भी नहीं छोड़े। भगवान के नाम पर किसी ने चंदा दिया, उस चंदे पर भी सरकार की नजर लगी हुई है। तो अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, तो अगर इस तरह से कोई है तो उस पर भी टैक्स लगता है। आर्टिफिशियल पर्सन। जुरिडिकल पर्सन, जो मान लो एक कंपनी है, कंपनी का हो गया लिक्विडेशन, कंपनी हो गई बंद। अब जब कंपनी हो गई बंद तो कंपनी को संभाल कौन रहा है? डायरेक्टर को कर दिया गया किनारे, डायरेक्टर को कर दिया गया किनारे, एम्प्लॉयज की हो गई छुट्टी। अब बीच में बैठ गया कौन? लिक्विडेटर, यानी समझ लो जज। अब उस लिक्विडेटर का काम क्या है? सारी एसेट्स को अपने कब्जे में ले लेना, सारी लाइबिलिटीज को अपने कब्जे में ले लेना उस कंपनी के, क्योंकि कंपनी हो गई बंद। बीच में बैठ कौन गया? जज। जज को मान लो लिक्विडेटर, और उस लिक्विडेटर ने आते ही सारे डायरेक्टर्स को धक्के देकर बाहर निकाला, सारे एम्प्लॉयज को धक्के देकर बाहर निकाला, और सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कब्जा कर लिया। अब इसका काम क्या बनता है इस जज का, इस लिक्विडेटर का, कि उन एसेट्स को अच्छी तरह से बेचे, उससे पैसा ले और इन जिम्मेदारियों का पेमेंट कर दे, यानी डिस्चार्ज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज। अब बात समझ में आई? प्रॉफिटेबल तरीके से वो कौन करता है? लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर है कौन? जुरिडिकल पर्सन है। कौन है? जुरिडिकल पर्सन है। लिक्विडेटर कौन है? कंपनी का आदमी नहीं है, न्यायिक व्यवस्था का आदमी है, जुरिडिकल पर्सन। तो कुल मिलाकर दे आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 231 में डिफाइन किए गए हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मेरे साथ बोलो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एओपी बीओआई में शायद भूल गया, ठीक है ना, कर लेना। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने बैठेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4। क्योंकि अगर ये ना होता तो हमारा इनकम टैक्स भी ना होता। नाम ही है इसका चार्जिंग सेक्शन। अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज ना करो, मोबाइल को चार्ज ना करो, तो मोबाइल होना ना होना दोनों बराबर है, अगर चार्ज ना हो तो। उसी तरह इनकम टैक्स रखे रहो, अगर उसको चार्ज ना करो ना सेक्शन 4 से, तो इनकम टैक्स बेकार है। तो इनकम टैक्स हैज बीन चार्ज्ड विद द चार्जिंग सेक्शन, हैविंग चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और मजे आएंगे आपके साथ इस चीज को डिस्कस करने में, जैसे कि आज हम लोगों ने मजे लिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।